नमस्कार दोस्तों, मैं वारसी सर आज के इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग इस समय ट्रांसलेशन की क्लास ले रहे हैं और कल तो मैंने इसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं आपको बताया और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर मान सकते हैं। इसी के बाद आप लोग ये कहना चालू कर देते हैं कि अब मुझे इंग्लिश आने लगा है, तो ये इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीजों पे चर्चा कर दिया था। अब यहां से हम लोग क्या करना था, मैंने आपसे कहा था कि मैं पहले टेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले ये चाहता हूं कि कर्ताओं का प्रयोग आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि अगर आप कर्ता का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका अनुवाद बार बार आपसे गलती होगी। तो कर्ता का प्रयोग बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आप हिंदी में रटे होते हैं और उसी के आधार पर अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं जिसमें बार बार आपसे गलतियां होती हैं और आप एक समय ऐसा आता है जब आपसे बार बार प्रश्न गलत होते हैं तो आप कहते हैं मुझे पढ़ना नहीं। तो सही तरीका अगर अपनाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई चीज कठिन हो सकता है। तो आज मैं पहले आपको कर्ता के बारे में बताऊंगा, कर्ता के कार्य के विषय में समझाऊंगा और उसके बाद हमारा पहला टेस्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए। तो देखिए, अगर आप कर्ताओं का डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कर्ता का हमें डिटेल स्टडी हो जाए, तो कर्ता का डिटेल स्टडी करने के लिए हम इसको केस के अंतर्गत पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत चीजें आसान हो जाएगा। तो यहां देखिए, हम सब्जेक्ट का केस पढ़ेंगे पहले। सब्जेक्ट का केस। केस का मतलब क्या होता भैया? केस का मतलब होता है कारक। केस का मतलब क्या होता भैया? कारक होता है। और कारक को यदि आसान करना चाहते हैं तो कारक को आप कार्य बोलेंगे तो ज्यादा आसान दिखेगा। फिर वो चाहे जिसका कारक आप पढ़ रहे हो, बस इतना ही आप समझिएगा कि जिस चीज का हम कारक पढ़ते हैं हम ये मान लेते हैं कि हम उन्हीं के कार्यों के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अगर यहाँ सब्जेक्ट का केस मैंने लिखा है तो इसका मतलब आप सभी लोग कर्ता के कार्यों के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर मैं यहीं पर नाउन का केस लिखा होता तो इसका मतलब आप संज्ञा के कार्यों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो कारक का सीधा आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो कारक का मतलब कार्य है। तो कुल मिलाकर के अब आप लोग तैयार हो गए हैं। आप लोग क्या जानने के लिए तैयार हैं कि कर्ता का भाषा में कितना कार्य है, इसके विषय में जानने जा रहे हैं। और इसी में हम लोग कई और चीजों को भी समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो वहां पर एक वचन बहुवचन कर्ता की भी बात होती है, उसके हिसाब से आप क्रिया सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो ये गलतियां ना हो, तो यहां पर हम एक वचन कर्ता कौन है, बहुवचन कर्ता कौन है, इसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनने और समझने का कोशिश करिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्ता का मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में कितने कार्य हैं। कर्ता का मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में 3 कार्य देखने को मिलते हैं। अब वो 3 कार्य को हम यहां दर्शाने जा रहे हैं। ठीक है, जो 3 कार्य हैं उसको हम यहां पर दर्शाने जा रहे हैं, जिसमें देखिए माना जाता है कि कर्ता का जो पहला कार्य होता है उसका नाम है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसको हिंदी भाषा में आप कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, फिर यह माना जाता है इसका जो दूसरा केस आता है उसका नाम है पोजेसिव केस। पोजेसिव केस, जिसको हिंदी भाषा में संबंध कारक, संबंध कारक कहा जाता है। और ऐसा देखा गया कि संबंध दिखाने वाले जो लोग हैं उनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया उनके गुण के आधार पे। इनमें एक एडजेक्टिव का कार्य करता है जिसको आप विशेषण कह सकते हैं। पॉजिटिव केस एक एडजेक्टिव के रूप में रहता है और दूसरा इसका प्रोनाउन के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, और तीसरा देखिए इसका जो कारक है या कार्य कह सकते हैं उसका नाम है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हिंदी भाषा में आप कर्म कारक के नाम से जानते हैं। कर्म कारक, ठीक भैया। तो यह माना जाता है किसी भी कर्ता का मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। या तो वो कर्ता
वाला कार्य कर रहा होगा, या फिर वो संबंध दिखाने वाला कार्य कर रहा होगा, ठीक है, और या फिर वो कर्म वाला कार्य कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इनके विषय में लिखना चालू करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक वचनकर्ता को आगे रखा जाए, नीचे फिर बहुवचनकर्ता को। सबसे पहले देखिए अगर एक वचनकर्ता की हम बात करें तो एक वचनकर्ता में सबसे पहला हमारा ही आएगा, दूसरा हमारा सी होगा, तीसरा हमारा इट होगा। और हमेशा याद रखिएगा ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हो तो ट्रांसलेशन में किसे एक वचन मानना है, किसे आपको बहुवचन मानना है, ये बेहद जरूरी है आपको। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा में किसको एक वचन मानना है, किसको बहुवचन मानना है, इस बात को भी मैं यहां मेंशन कर रहा हूं। तो किसको मानेंगे आप लोग, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, आप अगर अंग्रेजी में ही, सी, इट या किसी एक का नाम, या किसी एक का नाम आपको दिखाई पड़ जाए, किसी एक का नाम। अब एक का नाम का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसको जैसे में लिखूं तो जैसे, जैसे आपका हो जाएगा राम, मतलब जिससे आपको एक का पता चले, गीता, ठीक है, यही। तो इनको भी आप अंग्रेजी भाषा में एक वचन ही मानेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इनको छोड़ दिया जाए, ही, सी, इट या किसी एक के नाम को छोड़ दिया जाए, अब बचे हुए जितने भी लोग होंगे सबको आपको बहुवचन कर्ता मान के चलना है ट्रांसलेशन में। अब कौन कौन बचे हैं, जैसे आपका आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया। अब इनको आप लोग क्या मान चलेंगे, बहुवचन कर्ता मान चलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इनके रूप कौन से, यहां मैं इसको लिख भी देता हूं, एक चीज और यहां दिखा देता हूं, अलग भी कर दूं एक वचन कर्ता कौन है कौन बहुवचन करता है, जिससे थोड़ा सा आपको स्पष्ट दिखाई पड़े, ठीक है। अब ये देखिए जो आपका है, इतना आपका एक वचन करता है, एक वचन करता। थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मैटर ज्यादा है और स्पेस यहां कम है, तो बाकी मुझे लगता है स्पष्ट आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यहां आई से लेकर के आप ट्रांसलेशन में दे तक का क्या मानेंगे आप लोग, इसको आप मानेंगे बहुवचन करता, बहुवचन करता इसको आप मान लेंगे, ठीक भैया। तो इस तरह से आपको तैयार रखना होगा। अगर आप ट्रांसलेशन में गलती नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहां एक वचन बहुवचन जरूर जानना है, क्योंकि आप भी पढ़े होंगे, आप एक एक टेंस में देखेंगे हमें एक वचन बहुवचन की जरूरत पड़ेगी। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है, केवल ट्रांसलेशन में ही आपका हेल्प नहीं करेगा, बल्कि वॉइस जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी आपकी मदद करेगा। और सबसे अधिक अगर कहीं मदद करता है तो नरेशन में आपको करेगा। तो एक बार पढ़िए, 3-4 चैप्टर में आपको मजा आएगा पढ़ने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं पहले इनका हिंदी भी आपको दर्शा दूं। कुछ बच्चे इतने कमजोर होते हैं हिंदी भी नहीं जानते हैं, यद्यपि हिंदी को महत्व नहीं देना हमें, लेकिन बावजूद इसके एक बार हिंदी हमको थोड़ा बहुत लिखना चाहिए। अब देखिए जो ही है, तो ही का जो है मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है वाह। और यहां जो सी आप देख रहे हैं इसका भी मतलब होता है वाह। लेकिन अब आपके अंदर एक कंफ्यूजन होगा कि सर अगर ही मतलब भी वाह हो रहा है और सी का मतलब भी वाह है, तो इन दोनों के प्रयोग में अंतर क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी भाषा में वह का प्रयोग चाहे लड़के के लिए करना हो चाहे लड़की के लिए करना हो, दोनों के लिए एक ही शब्द बनाया गया वह। लेकिन अंग्रेजी भाषा ने इन दोनों के लिए अलग अलग शब्द बनाया। भाषा ने कहा कि अगर आपको वह को पढ़ने से लड़के का बोध हो जाए तो आप ही का प्रयोग करें, और यदि वह को पढ़ने से आपको लड़की का बोध हो जाए तो आप उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहां ब्रेकेट में लिख देता हूं, लड़का के लिए ठीक है, और ये लड़की के लिए, लड़की के लिए, ठीक भैया। और इट का मतलब होता है यह। ज्यादातर इट का प्रयोग हम
समय या प्राकृतिक घटना के लिए करते हैं, समय या, थोड़ा छोटा बेटा लिख रहा हूं, जगह बहुत कम इसमें, प्राकृतिक बोल रहा हूं, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप उसको अपने नोट्स में मेंशन करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एकदम बेहतर ढंग से आपको मैटर दे रहे हैं, जिससे कि आपको किसी भी सवाल का, क्योंकि एक तो ऑनलाइन क्लास होता है, तो मेरी इच्छा होती है कि भाई लड़का ये ना फील करे कि हमें ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है, ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आपको ऑनलाइन भी ऑफलाइन की तरह दिखाई पड़े, जिससे कि कोई भी लड़का निराश ना हो, पूरी कोशिश रहती है। बाकी भाई कुछ चीजें तो ऐसी जरूर होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं ऑफलाइन में नहीं मिल पाता, ऑनलाइन मिल जाता है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मिल जाती है, ऑफलाइन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ देखिए, अगर सब कुछ समान रहे तो अंतर फिर बोलने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अंतर तो वही से होता है ना कि कुछ ना कुछ अंतर जो है कम या ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए, आई का मतलब आप लोग क्या कहेंगे? आई को हिंदी में मैं समझा जाता है, यू का हम तुम समझ सकते हैं, या इसी को आप भी कहते हैं। सम्मान में यू का मतलब आप निकाला जाता है, वी का मतलब आप लोग हम समझेंगे, दे का मतलब आप लोग वे समझेंगे। इस तरह से इनकी हिंदी भी मैंने यहां पर लिख दिया, जिससे कि आपको विशेष कोई दिक्कत नहीं। यद्यपि मैं बार बार इस बात पर प्रहार करता हूं पढ़ाते समय कि जो लड़का कर्ताओं का प्रयोग हिंदी के आधार पे करता है, जीवन में उसका कर्ता का सही प्रयोग हो ही नहीं सकता है। तो मैं लिखने को तो लिख दिया हूं कमजोर बच्चों के लिए, लेकिन मैं बार बार आपको मना करूंगा कि अगर इनका सही प्रयोग आप करना चाहते हैं तो इनका प्रयोग कभी हिंदी के आधार पे मत करिएगा। हिंदी के आधार पे जिस दिन कर देंगे, तुरंत आपका हर चीज गलत होना चालू हो जाएगा, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए भैया, मैंने इसके विषय में लिख दिया है। अब यहां से इनके रूपों को भी लिखा जाए। देखिए, ही का अगर पॉजिटिव केस में एडजेक्टिव वाले रूप को देखा जाए तो इसी का एक रूप होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में हिज। प्रोनाउन केस में इसका हिज ही होता है, सेम वही है। और जब इसका ऑब्जेक्टिव केस आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में आपको हिम दिखाई पड़ेगा, ठीक भैया। और सी की अगर हम बात करें तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में इसका रूप हर होता है, प्रोनाउन केस में इसका रूप वही हर ही है, लेकिन बगल में इसके यस जुड़ जाता है तो हर्ष हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव केस में इसका क्या होता है? केवल हर होता है। अगर मैं इट की बात करूं तो इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस तो इट्स है, लेकिन भैया इसके प्रोनाउन केस आपको नहीं मिलेगा, प्रोनाउन केस इसका भैया नहीं होता है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव इट है, ठीक है। अब आप इनका रूप भी यहां देख सकते हैं। अब आई को लेकर चलते हैं, तो आई की अगर हम बात करें तो आई के बारे में अगर हम बात करें तो यही कहेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में इसका माई होता है, प्रोनाउन केस में आप देखेंगे इसका रूप माइन होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में इसका रूप क्या होता है भैया? मी होता है। और अगर हम यू की बात करें तो यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में आप इसको योर पाएंगे, प्रोनाउन केस में आप इसका योर्स पाएंगे, और ऑब्जेक्टिव केस में इसका रूप आप यू पाएंगे। वहीं पर अगर हम वी की बात करें तो वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस यहां आवर होता है, प्रोनाउन केस की अगर हम बात करें तो इसका आवर्स होता है, और अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो इसका अस होता है। अब अगर दे की बात किया जाए तो दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में इसका रूप दियर होता है, और प्रोनाउन केस में इसका रूप दियर्स होता है, दियर्स होता है। और ऑब्जेक्टिव केस में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस में इसका रूप देम होता है। ये पूरा आपको सूची यहां सामने मिल गया, बेहद बेटा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बार बार आपको रिक्वेस्ट भी समझ सकते हो, बड़े विद्यार्थी हो भाई, आप सीखोगे आपका ही लाभ होगा। हम तो भाई कोशिश करेंगे, चाहे आप रिक्वेस्ट में समझे, चाहे ऑर्डर में समझे, चाहे सलाह में समझे, अंग्रेजी अगर सीखना है तो ये चैप्टर जो मैंने शुरू किया है बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो फिर जान लीजिए मैं पूरे जो है साहस के साथ बोलना चालू कर दूंगा कि अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा, इंग्लिश 100% आपको आने लगेगा। इतना हो गया भैया। अब मैं इन्हीं के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं, इन्हीं के प्रयोग को लेकर के सारी चीजें आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कई ऐसे सवाल हैं
जो अक्सर आपको सीखने में डिस्टर्ब करती हैं। तो मेरा अपना कोशिश है कि पढ़ने के दौरान मेरा विद्यार्थी कोई भी कंफ्यूज ना रहे। जब कंफ्यूजन होता है तो रुचि आपकी घटने लगती है, और मुझे लगता है कि आपकी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। कोशिश मेरी यही है, बाकी मैं ब्रह्मा तो हूं नहीं, कोशिश तो कर रहा हूं मैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कई सवाल आपके मन में होते हैं जिससे आप इंग्लिश पढ़ने में डिस्टर्ब होते हैं। जैसे एक सवाल है कि सर आई एक वचन है कि बहुवचन है। सवाल अक्सर ये आपका रहता है। तो कभी कभी जब आप इसको पूछते हैं तो जवाब देने वाले भी आपको और बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं अंग्रेजी में आई को बहुवचन माना गया है। ऐसा नहीं बेटा, वास्तव में आई को अंग्रेजी भाषा भी एक वचन ही मानता है, बहुवचन नहीं मानता है। तो आप कहेंगे सर यदि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आई भी हमारा एक वचन है, तो फिर आई को यहां क्यों नहीं लिखा गया, एक वचन वाले श्रेणी में इसको क्यों नहीं रखा गया? आपने आई को तो बहुवचन में रख दिया। तो मेरा जवाब ये बेटा कि मैं कई बार आपसे बता चुका हूं कि ट्रांसलेशन अंग्रेजों की देन नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के लोगों का देन है। इनके सहारे से ट्रांसलेशन को बनाया गया, जिससे कि हम भारतीय अंग्रेजी भाषा को समझ पाए। और इसको सेट करने में कई जगह ट्रांसलेशन में गलतियां की गई, और वो गलतियां करने से ही आप सीख भी पा रहे थे। तो हम बहुत उनको गलत नहीं ठहराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो गलत चीजें आपको ना बताया गया होता तो शायद आप लोग क्या होता, आप इन चीजों को कभी समझ नहीं पाते, आपसे बार बार अंग्रेजी पढ़ने में गलतियां होती। जैसे कभी कभी आपको पता है एक छोटा नवजात बच्चा गांव वगैरह, अब तो भाई लाइट वगैरह आने लगा, पहले तो लाइट कम आती थी आपको पता है। तो लाइट वगैरह नहीं होने से क्या होता था, जो गांव में आप लोग दिया कह सकते हैं, और शुद्ध देहाती भाषा में ढेबरी आपने सुना होगा, ये सब जलता रहता था और वही उजाला का एक जो है साधन बनता था। तो छोटे छोटे बच्चे उसको पकड़ना चाहते थे, ध्यान दीजिएगा, जबकि पकड़ने से हमें हमें आपको पता है कि जल जाएगा बच्चा, लेकिन उससे एक बार क्या किया था, एक बार माँ बाप उसको पकड़वा ही देते हैं, एक बार पकड़ाते हैं जिससे वो जले, जब उसको समझ में आ जाएगा दोबारा उसको छुएगा नहीं। तो ये गलत चीज भाई, आप किसी बच्चे को दिया छिला, उसको आग में उसकी उंगली ले जा रहे हो, है ये तो गलत चीज है। लेकिन फिर भी हम लोग क्यों करते हैं, जिससे वो उस गलती से, उस कारण से वो दोबारा उसको न छुए, क्योंकि बहुत बड़ी घटना घट सकती है। अभी आप न रहे, दिया जल रहा, बच्चा जल भी सकता है। तो हमें पता है एक बहुत बड़ी घटना को रोकने के लिए एक छोटा सा उसको कष्ट देना जरूरी है, जिससे कि दोबारा वहां तक वो न जाए। तो वही चीजें भैया कि गलतियां कराने से हम लोग क्या कर रहे थे, अगर गलती ना बताया गया होता तो आज आप अंग्रेजी व्याकरण सीख ही नहीं पाते। तो कई जगह कमियां किया गया है, मतलब ट्रांसलेशन में ऐसी कई चीजें हैं जिसको अगर हम अंग्रेजी व्याकरण की दृष्टि से बात करें तो अंग्रेजी व्याकरण की दृष्टि से वो सब चीजें गलत बोला गया है, लेकिन जानबूझ के गलत बोला गया जिससे कि आप अंग्रेजी व्याकरण को समझ जाए, सीख जाए। तो आई वास्तव में एक वचन है, आपका अंग्रेजी भाषा भी इसको एक वचन ही मानता है, इसको बहुवचन नहीं मानता है, लेकिन ट्रांसलेशन में इसको जानबूझ के बहुवचन रखा जाता है, जिससे कि आपका अनुवाद कभी गलत ना हो। बस मैं अगली जानकारी आपको यू के विषय में बताएंगे। आप लोग अक्सर कहते हैं सर यू एक के लिए भी प्रयोग हो जाता है, यू एक से अधिक के लिए भी प्रयोग होता है, तो सर फिर एक ही यू क्यों लिखा गया है? तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी भाषा का जो यू है एक जुड़वा करता है। कैसा करता है? जुड़वा करता माना जाता है। मतलब इसका एक वचन बहुवचन दोनों ही जो रूप इसका है सेम होता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तो इनका दोनों का रूप सेम है, और साथ ही साथ इनके साथ एक सबसे बड़ी कॉमन चीज और मिलता है कि दोनों ही बहुवचन क्रिया को पसंद करते हैं। दोनों में ऐसा नहीं कि एक वचन वाला एक वचन क्रिया को पसंद करता है, बहुवचन वाला बहुवचन को पसंद करता है, ऐसा नहीं था। एक वचन वाला जो यू है और जो बहुवचन वाला यू है, दोनों ही बहुवचन क्रिया को पसंद करते हैं। और यही कारण है कि पढ़ने के दौरान हमें इनमें कभी अंतर नजर नहीं आया, कब हम एक वचन इनका प्रयोग कर रहे हैं, कब बहुवचन, ये कभी फील नहीं हुआ कि अंतर हो रहा कि नहीं हो रहा। तो पूरे व्याकरण में आप कभी यू को अलग नहीं देखेंगे, चाहे वो एक वचन वाला यू हो चाहे बहुवचन वाला यू है, अलग से क्यों नहीं दिख पाता है? क्योंकि दोनों ही एक ही क्रिया को स्वीकार करते हैं, तो कभी इनका चेहरा अंतर नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको एक अच्छी चीज जरूर बताऊंगा यू को लेकर के, यद्यपि ये पूरे व्याकरण में हमेशा, चाहे वो एक वचन वाला यू हो चाहे बहुवचन वाला यू हो, हमेशा ये अकेले दिखते हैं लोग, कभी इन दोनों को अलग अलग नहीं देखा गया। लेकिन व्याकरण में एक स्थान ऐसा है
जहां इनको आप अलग अलग देख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो कि लाओ देखा जाए यू कहां अलग अलग हो जाता है, एक वचन बहुवचन कहां अलग अलग हो जाते हैं, तो एक स्थान है, मैं आपको बता देता हूं, आप जाके वहां भी देख लीजिएगा। जब प्रोनाउन चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तो प्रोनाउन में एक प्रोनाउन आता है रिफ्लेक्सिव और एक प्रोनाउन आता है एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसमें अक्सर शब्दों में सेल्फ जोड़ा जाता है। तो जब ये लोग सेल्फ जोड़ते हैं तो यही एक ऐसा इकलौता स्थान है पूरे अंग्रेजी व्याकरण में जहां पर ये दोनों अलग अलग दिखने लगते हैं। कैसे दिखते हैं? तब जो यू एक वचन वाला होता है वो अपने अंत में सेल्फ की ओर जोड़ता है, योर सेल्फ बनाता है, और जो बहुवचन वाला यू होता है वो अपने अंत में सेल्फ जोड़ता है, तो योर सेल्फ, योर सेल्व्स, इस तरीके से दोनों वहां अलग अलग दो दो लिखा जाता है। एक वचन वाले का अलग योर सेल्फ, एक बार लिख के दिखा देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए एक वचन वाले का ऐसे लिखोगे योर सेल्फ, और बहुवचन वाले का ऐसे लिखा जाता है योर सेल्व्स। बेटा यही इकलौता ऐसा स्थान है जहां एक वचन यू और बहुवचन यू को अलग अलग देखा जा सकता है। बाकी इसके अलावा पूरे व्याकरण में यू को आप अलग अलग कहीं देख ही नहीं सकते हैं। पूरी कोशिश कर लीजिए, और वैसे भी क्यों नहीं देख सकते, आपको पता होना चाहिए भाई ये दोनों अंतरे नहीं करते हैं, एक ही क्रिया को पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल चुका है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं पूरा यही कोशिश करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि लड़का तभी उसको अच्छा लगेगा जब जो है उसको किसी प्रकार की कंफ्यूजन, उसकी सारी जिज्ञासाओं का जवाब मिलता रहेगा, तो लड़का इंटरेस्ट लेकर पढ़ना चालू करेगा। ठीक भैया, चलिए इतनी सारी बातें बताने के बाद अब सही समय आया है इनका प्रयोग कैसे किया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली चीज आपको आज एक प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझसे, तभी तुम बेटा इसका सही प्रयोग में गलती से बच सकते हो, अन्यथा मैं नहीं कोई भी आएगा, आप हमेशा गलती अंग्रेजी में करोगे और उस गलती से कभी बच के निकल नहीं पाओगे। मेरे हिसाब से चलोगे अंग्रेजी जीवन में तुम्हें कठिन नहीं लगेगा। तो प्रॉमिस आप कहेंगे सर प्रॉमिस क्या करना है? प्रॉमिस बस इस बात के लिए करना है कि आज से, अभी से हम लोग इनका प्रयोग कभी भी हिंदी के आधार पे नहीं करेंगे। माना कि मैंने लिख दिया है, वो बहुत कमजोर बच्चों के लिए मैंने लिख दिया है, लेकिन बावजूद इसके अगर इनके प्रयोग में आप गलती नहीं करना चाहते हैं तो मेरी बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज से, अभी से हम लोग इनका प्रयोग कभी हिंदी के आधार पे नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे सर अगर हिंदी के आधार पे नहीं करेंगे फिर करेंगे कैसे? तब मैं कहूंगा आप इनका सही प्रयोग यदि करना चाहते हो तो इनका प्रयोग कार्यों के आधार पर करिए। कार्य को आधार बना के चलेंगे तो जीवन में आपसे गलती नहीं होगी। और नहीं तो देखो होता क्या है, आप लोग हिंदी रटते हो, कई बच्चे इंग्लिश पढ़ने वाले जाके पूछिएगा, आप में से भी कई लोग होंगे, वो कैसे कर्ता वाला प्रयोग याद करते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं, आई माने मैं, माई माने मेरा, मी माने मुझे। अब लड़का रट्टा मार चुका है कि आई माने, अब मतलब मैं कहीं भी आएगा मैं आई लगाऊंगा, कहीं भी मेरा आएगा या मेरे आएगा तो मैं माई लगा लूंगा, कहीं पर मुझे आएगा तो मैं मी लगा लूंगा। अब लड़का तो माइंड सेट कर चुका है, आप भी ऐसे किए होंगे, 100% किए हो आप, हमें पता हर चीज, क्योंकि आज से हमने पढ़ाना शुरू तो किया नहीं है, आधी लाइफ मैंने बर्बाद इसी में किया है। तो हर बच्चे से हम लोग का सामना होता है, और जो कमियां हम महसूस करते हैं बच्चों में, उसी कमियों को दूर करने का कोशिश करते हैं आने वाले बच्चों के साथ। अब जरा सोचिए, जब आप इस तरह से रटे रहोगे तो बार बार आप मतलब मी का प्रयोग कब करोगे? जब आपको मुझे दिखेगा, और किसी कंडीशन में तो मी नहीं लिखोगे ना, मतलब मुझे के लिए मतलब और कोई वर्ड तो लिखोगे नहीं। तब ऐसे में देखो कैसे तुम फंसोगे, ट्रांसलेशन करने दो कैसे फंसोगे। ट्रांसलेशन मान लीजिए एक वाक आता है, मैं एक वाक लिख के पहले तुम्हें तुम्हारी कमी महसूस तो करा दूं, मैं कमी महसूस होगा भाई। देखिए बीमारी का पता चलेगा इलाज तब होगा, तुमको पता नहीं हमारी बीमारी क्या, तो इलाज कहां करोगे तुम? पहले बीमारी का पता करो, कैसे तुम फंसोगे पहले ये देखो। जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक लिखा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब देखो एक कमजोर बच्चा कैसे फंसेगा इस वाक में। अब मान लीजिए इस लड़के को इस वाक का अनुवाद करना है, अब उसने देखा हिंदी वाक में मुझे आया। अब चूंकि वो बच्चा रट्टा मार के बैठा था कि कहीं भी
अगर मुझे आएगा तो मम्मी कसम मी लगा के चलब, क्योंकि हमको जो है पढ़े थे किताब में आई माने मैं होते, माई माने मेरा होता है, और मुझे के लिए मी होता है। अब वो मुझे देखते ही क्या लगाएगा, मुझे देखते ही मुझे की अंग्रेजी क्या लिख देगा, वो मी लिख देगा, और जैसे ये मी लिखेगा तुरंत इसका वाक हो जाएगा गलत। और जब गलत लड़का देखेगा यार तो मैं तो मी लगाया था, सही लगाया था, मैंने कई जगह प्रयोग भी किया था, मुझे के लिए मी कई जगह सही लिखा गया था, फिर आज मैंने मुझे के लिए मी लिखा तो गलत कैसे हो गया? क्योंकि बेटा तुम्हारा हमेशा गलत होगा, यही नहीं कई जगह तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम हिंदी के आधार पर इसका प्रयोग कर रहे हो। आज से पहले तुमने जीवन में कोई कर्ता के बारे में तुम्हें कोई इतना डिटेल में बताया नहीं होगा। इसको लोग हल्का मान के चल देते, निकल लेते, लिख के भाग जाते हैं। हमको पता ना लड़के अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। जहां कमी है वही चीज में सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मेरे क्लास में समय लगता है। हर बच्चा ये जानता है कि सर की क्लास में समय लगेगा, लेकिन जो चीज मिलेगा बड़ा दुरुस्त मिलेगा आपको। और जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको सिखाने के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं तो भाई सिखाया तभी जा सकता है जब समय। आप एक बार सोच के देखिए, आप 10 साल अंग्रेजी पढ़े, कुछ नहीं आया, तो 3 महीने में क्या हम यहां पर अमृत रखे हैं कि ऐसे पिला देंगे आपको आ जाएगा? हमारे पास तो आपका समय 3 से 4 महीना है। सोचिए आप 4 साल दिए, कुछ नहीं सीख पाए, तो हमारे पास 2-3 महीना आप देते हो, फिर भी उस 2-3 महीना को हम जो है आपके 10 साल के बराबर कर देते हैं कि जो चीज नहीं आया वो आपको आने लगा। तो कोशिश ये रहेगा बेटा, बाकी ब्रह्मा नहीं है, बाबा कहते हैं प्रयास करता हूं कि कोई कमी ना छोड़ूं, आपको आ जाए। अब गलती हुआ कि नहीं हुआ, तो ये इस तरह से गलती आप बार बार करोगे अगर हिंदी के आधार पर आप कर्ता का प्रयोग करोगे। तो प्रॉमिस आप कर चुके हैं। आप कहेंगे सर हाँ, क्या प्रॉमिस था कि आज से, अभी से हम इन कर्ताओं का प्रयोग हिंदी, इनके हिंदी अर्थ के आधार पर नहीं करेंगे, बल्कि कैसे करेंगे, इनके कार्यों के आधार पर करेंगे, तो हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है? अब आइए एक एक के बारे में बताते हैं। अब सबसे पहले आप जानना क्या चाह रहे होंगे, सबसे पहले आप जानना चाह रहे होंगे कि सर कर्ता कारक का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। हिंदी को हमने बाहर कर दिया है, कब और कैसे किया था यही आपको जानना है। तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, इसको लेकर के सही चीज क्या है। भाषा कहता है कि जब वाक्य में आया हुआ शब्द, सपोज कीजिए मैं जैसा बोलूं आपके सामने वैसा एग्जाम्पल अगर जाएगा तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने क्या कहा कि जब वाक्य में आया हुआ शब्द, सपोज कीजिए मैं इसी शब्द की बात कर रहा हूं, ठीक है, जब वाक्य में आया हुआ शब्द आपको ऐसा लगे कि जैसे वो कोई कार्य कर रहा है, बस इतने फील करना है, जैसे आपको लग जाए कि वो कोई कार्य कर रहा है, तो फिर बेटा ध्यान रखना हिंदी में फिर उसका शकल सूरत चाहे जैसा लग रहा हो, छोटा दिख रहा हो, मोटा दिख रहा हो, तगड़ा दिख रहा हो, हमसे इससे मतलब ही नहीं। अगर वो शब्द वाक्य में कोई कार्य करता हुआ नजर आ रहा है तो हिंदी में उसका चेहरा चाहे जैसा दिखे, लेकिन लिखा जाएगा अपने कर्ता वाले ही रूप में। लिखा कैसे जाएगा भैया? कर्ता वाले रूप में लिखा जाएगा, तब हिंदी में उसका शकल सूरत हम नहीं देखेंगे। आइए आपके सामने लिखा है, अब देखो गलती नहीं होगा आपसे। मुझे घर जाना है, अब मी को याद मत करो, पहले मुझे शब्द पर ध्यान दो। जब वो कह रहा मुझे घर जाना है, आप मुझे देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अगर मैं ही आपसे कहूं कि मुझे घर जाना है, अब जाने वाला काम कौन कर रहा है बेटा? जाने वाला काम मुझे ही तो कर रहा है। देखिए आप प्रैक्टिकल देखिए सामने, मुझे घर जाना है, तो ये जो मुझे शब्द है क्या ये जाने वाला कार्य नहीं कर रहा है? आप कहेंगे हाँ सर कर रहा है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो शब्द कार्य करेगा वो हिंदी में चाहे जैसा दिखेगा, लेकिन लिखा जाएगा अपने कर्ता वाले ही रूप में। तो चूंकि मुझे इस वाक्य में कार्य किया है, तो भले ही इसका हिंदी में मुझे लिखा है, लेकिन इसके लिए जो अंग्रेजी मोड आएगा वो मी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा भैया? आई आएगा, कर्ता वाला रूप आएगा, आई वाला रूप आएगा, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव वाला रूप था। ये सही तरीका है इसका प्रयोग का। अगर वो कार्य कर रहा है तो हिंदी में चाहे जैसा दिखेगा, लिखा जाएगा अपने कर्ता वाले रूप में। क्लियर बेटा इतना? चलिए अब आपका सवाल है कि सर ये संबंध कारक का प्रयोग कैसे किया जाता है। आइए भैया, एक्चुअली में होता क्या है, ये जो हमारे कर्ता है,
आप इन कर्ताओं से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बेचारे हमेशा कार्य करें कार्य करें? नहीं, हम ही लोग हैं क्या हमेशा पढ़ते लिखते रहते हैं? हम लोग अपने कार्य बदलते भी हैं। वही कुछ इनके साथ भी होता है। ये हमारे कर्ता कभी कभी वाक्य में किसी कार्य को करने के लिए नहीं आते, बल्कि ये वाक्य में इसलिए आते हैं जिससे कि किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध या अधिकार का बोध कराया जा सके, और इसी उद्देश्य से ये लोग वाक्यों में आते हैं। तो इनका एक अलग फंक्शन भी देखा गया कि ये कभी कभी वाक्य में आप इनको देखोगे ना, तो ये कोई कार्य नहीं कर रहे होते, बल्कि चुप मार के किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध दिखा रहे होते। तो भाषा में क्या कहा गया कि जब वाक्य में आया हुआ कर्ता ऐसा लगे जैसे वो किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध या अधिकार का बोध करा रहा है, तो फिर जो कर्ता संबंध या अधिकार का बोध कराएगा उसी कर्ता का ही संबंध कारक प्रयोग किया जाएगा। अब इस देखिए, संबंध कारक के प्रयोग में तुम लोग बहुत ज्यादा गलती करते हो भाई। मैंने कई बार देखा हूं, जैसे हिंदी में जब संबंध दिखाया जाता है तो अक्सर हिंदी में ज्यादातर अपना आता है। जैसे मैं अपना कार्य कर रहा हूं, तो आप में से कई लड़के क्या होते हैं, अपना के लिए फिर रट लेते हिज उजी, कोई जो भी इनके दिमाग बैठ गया हिज, मान लो हिज ज्यादा याद करते हैं। अब ये लड़का गलती क्या करता है, कहीं भी अपना आ जाए हिज, कहीं भी अपना आए हिज। पागल लड़का हो तुम। मैं अक्सर अपने ऑफलाइन क्लास में कहता रहता हूं, इसको जब पढ़ाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि अगर अपराध रोहन ने किया है, कोई अपराध रोहन ने किया है, तो क्या सजा मोहन पाएगा? बताइए आप लोग। रोहन ने अगर अपराध किया तो सजा का हकदार कौन हुआ? रोहन तो हुआ। तो वही चीज मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं कि अगर संबंध दिखाने वाली गलती ही ने किया है तो संबंध कारक ही का आना चाहिए ना। अब पता लगा ही ने संबंध दिखाया, तुम यहां पर माई लिख के बैठे हो। ये गलती मत करिएगा आप। जो कर्ता संबंध दिखाएगा उसी कर्ता का ही संबंध कारक लिखा जाता है। अगर हमने गलती किया तो हम दंड के अधिकारी, तुमने गलती किया तो तुम दंड के अधिकारी। अब तुम गलती करो, दंड हम थोड़ी लेंगे। तो वही चीज है, जो अधिकार दिखाएगा संबंध कारक उसी का प्रयोग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह अपना कार्य कर रहा है, तो इस हिंदी वाक्य में संबंध वाला शब्द कौन है? अपना। अब तुम्हें सोचना कि यार अपना के लिए लिखा ही कहा जाए, तो तुम कर्ता पहले देखो, कौन कर्ता बोला है अपना? वह ने बोला ना, वह अपना कार्य कर रहा है, तो वह संबंध दिखा रहा है। तो वह जो संबंध दिखाया, तो अब अपना के लिए क्या लिखोगे? वह के नाते हिज लिखोगे। अगर मैं कहता हूं वह अपना कार्य कर रही है, अब की बार सी ने संबंध दिखाया, अब उसी अपना के लिए अब आप हर लिखेंगे। अगर मैं कहूं मैं अपना कार्य कर रहा हूं, अब की बार आई ने संबंध दिखाया है, तो अब इसी अपना के लिए माई लिखा जाएगा। अगर मैं कहूं तुम अपना कार्य कर रहे हो, अब की बार तुमने संबंध दिखाया, तो तुम उसी अपना के लिए अब क्या लिखा जाएगा? योर लिखा जाएगा। अगर मैं कहूं हम अपना कार्य कर रहे हैं, अब की बार वी ने संबंध दिखाया, तो वी उसी अपना के लिए वी के नाते हम क्या लगाएंगे? आवर। तो कुल मिलाकर आपको यह समझना चाहिए कि जो संबंध दिखाएगा संबंध कारक उसी का ही प्रयोग किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। अगला सवाल आपका क्या होगा दिमाग में कि सर यहां संबंध कारक दो दो क्यों दिखाया गया? एक एडजेक्टिव के नाम से लिखा है और एक प्रोनाउन, जबकि दोनों ही संबंध कारक है। तो इसका जवाब सुन लो भैया, इन दोनों में हिंदी में कोई अंतर नहीं है। हिंदी में दोनों का सेंस एक जैसा है। एक्चुअली में हम लोग जब किसी चीज से संबंध दिखा रहे थे ना, तो दो तरह से संबंध दिखा रहे थे, और इसी वजह से भाषा ने आपको दो सुविधाएं दे दिया। देखो, भाषा में कुछ भी आ रहा है उसके पीछे जिम्मेदार उस भाषा के विद्वान नहीं है, बल्कि जिम्मेदार आप और हम हैं, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं भाषा ने हमको इस सुविधा दिया। जब हम दो तरह संबंध दिखाने लगे अपने समाज में रहकर, तो विद्वानों की मजबूरी बन गई कि भैया दो तरह संबंध कारक बनाए दो। कैसे आप दो तरह संबंध दिखा रहे थे? अब मान लीजिए जैसे पेन है, तुम्हारे हाथ में था, ये सपोज कि ये हाथ तुम्हारा है, मैं आया और मैंने कहा ये तो कलम मेरा है, तो तुमने कहा नहीं नहीं सर यह कलम मेरा है। ध्यान दीजिएगा, आपने कैसे बोला? यह कलम मेरा है। तो अब देखिए संबंध कैसे दिखा रहे हो, जो मेरा आपने बोला उसके बाद कलम को बोला आपने यह कलम मेरा है। फिर मैंने कहा अरे नहीं 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 मेरा है, तो आपने कहा अरे नहीं सर
यह कलम मेरा है। अब की कैसे बोल रहे हो, अब की बार यह कलम मेरा, अब की मेरा के बाद कलम नहीं बोल रहे हो। देखो इसको हिंदी में लिख के दिखाते हैं, जगह भी कम है, मैं यहां लिख देता हूं। जैसे देखिए, यह कलम, नहीं पहले इसको लिखना था, यह मेरा कलम है, ध्यान दो बेटा। और दूसरा मैंने लिख दिया, यह कलम मेरा है, मेरा है। आप दोनों हिंदी में अगर ध्यान दें तो कुछ अंतर आपको दिख रहा होगा। अंतर क्या दिख रहा है आप सभी लोग समझ रहे होंगे। देखिए, एक में हम लोग क्या कर रहे थे भैया, जो संबंध दिखाने वाला शब्द था, जैसे मेरा संबंध दिखा रहा है, जो हम मेरा बोल रहे थे, तो उसके बाद हमने उस शब्द को बोला जिससे हम संबंध दिखाना चाह रहे थे। और एक वाक्य में क्या था कि जिससे संबंध दिखा रहे थे उसको हम संबंध वाले शब्द के बाद नहीं बोल रहे हैं। देखिए, ऊपर वाले मेरा के बाद कलम है, नीचे वाले मेरा के बाद कलम नहीं है। तो ये दो तरह से जो हम संबंध दिखा रहे थे, इसी नाते भाषा ने हमें दो तरीका दे दिया कि जब कैसे दिया। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि संबंध वाला शब्द कौन है, मेरा। तो मेरा के बगल में कलम है तो कलम संज्ञा है। तो कुल मिला के यही समझो कि एडजेक्टिव वाला रूप जो होता है वो संज्ञा के साथ लिखा जाता है, और जो प्रोनाउन वाला रूप होता है वो बगैर संज्ञा के लिखा जाता है। अब देखो, इसको हम अनुवाद करके दिखा देते हैं। देखिए, जैसे इस वाले वाक्य का है, और आप हिंदी में ही समझ जाएंगे कि यहां क्या लिखना, दिस इज, क्योंकि आपने देखा कि मेरा के बाद संज्ञा है तो फिर विशेषण वाला रूप आएगा। तो यहां मैं ही बोल रहा हूं, तो मैं मतलब आई बोल रहा है, आई मतलब माई, तो इसका संबंध कारक माई ले लिया जाएगा, तो माई पेन। लेकिन इस वाले वाक्य में देखिए, जब इसको हम लिखेंगे तो दिस पेन इज। अब जब मेरा के बगल में संज्ञा नहीं है तो फिर एडजेक्टिव वाला रूप नहीं आएगा। अब कौन आएगा, प्रोनाउन वाला रूप आएगा। तो दिस पेन इज माइन लिखा जाएगा। यही बेटा अंतर है इसमें, और इसी नाते दो तरह से संबंध कारक बनाया गया था जिससे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। संबंध कारक आप समझ गए, मैंने एग्जाम्पल भी यहां दे दिया है, अपना नोट्स इसी तरह बना लीजिएगा आप लोग। अब आगे अगर हम लोग बढ़ें, आता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हिंदी भाषा में कर्म कारक के नाम से जाना जाता है। बस में अब ये इसका प्रयोग कैसे होता है, तो कुछ लड़के जब पहली बार इसका नाम देखते हैं हिंदी में तो इमोशनली ब्लैकमेल हो सकते हैं। आप कहेंगे सर इमोशनली ब्लैकमेल कैसे होते हैं, क्योंकि इसका नाम है कर्म कारक। तो आप लोग को ये लग रहा होगा बेचारा इतना सारा काम करता है, इसी नाते इसके मम्मी पापा ने इसका नाम कर्म कारक रखा होगा, है ना। तो आप इसके चक्कर मत पड़िएगा, इसकी कहानी तो वही है। ठीक है, जैसे किसी का नाम गांव वगैरह में देखिए, जो लड़के गांव से जुड़े हैं, गांव वगैरह में कुछ नाम होता धनी राम, सुना होगा आपने। लेकिन आप उन धनी राम से मिलने चले जाए तो पता लगा वो आपसे ही मांग के चाय पी रहे हैं कि भैया दीजिए 5 रुपया चाय पीना है। तो कुल मिलाकर वो नमक धनी राम है, बाकी उनका काम भिखारी राम वाला है। कुल मिलाकर उनके पास पैसा कुछ भी नहीं है, नाम का उल्टा उनके साथ देखा जा रहा है। वही चीज भैया इसके साथ भी है? वही चीज इनके साथ भी है। ये नाम का कर्म कारक है। बाकी आप जान लीजिए, मैं तो इसके लिए यही कहता हूं कि इस पूरे केस वाले, कर्ता के केस वाले परिवार में सबसे आलसी, सबसे क्या क्या हम बोल दे, गंदे शब्द भी निकल सकते हैं, बहुत गंदा नहीं बोले लेकिन निकम्मा अक्सर हम बोल देते हैं, निकम्मा है ना, जो कुछ काम धाम न करे ना। सबसे आलसी लड़का पूरे परिवार का यही ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्योंकि एक नाम तो कर्म कारक है लेकिन पूरे वाक्य में आने के बाद ये कुछ कार्य नहीं करता भाई साहब। जब इसका आप वाक्य में प्रयोग करोगे ना, ये कुछ भी नहीं करता है, चुप मार कैसे बैठा रहेगा शांति से। और इतना बड़ा रईस है परिवार का कि काम कुछ भी नहीं करेगा, उल्टा आप देखेंगे इसके ऊपर कोई ना कोई कार्य करता हुआ नजर आएगा। इतना जान लीजिए कितना रईसी इसके अंदर है। तो इसी नाते मैं इसके विषय में कहता हूं कि जब वाक्य में आया हुआ कर्ता ऐसा लगे जैसे वो कोई कार्य नहीं कर रहा है बल्कि उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, तो फिर याद रखना बेटा
कि जो कर्ता ये गंदी हरकत करेगा कि वो वाक्य में आया, कोई काम नहीं किया, बल्कि आप देख रहे हैं उल्टा उसका सेवा कोई खुदे कर रहा, सर दबा रहा है, तो जो कर्ता ये गंदी आदत करेगा उसी कर्ता का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। अगर ये हरकत ही ने किया तो हिम लिखा जाएगा, सी ने अगर ये हरकत किया तो हर लिखा जाएगा, इट ने किया तो इट लिखा जाएगा, आई ने किया तो मी लिखा जाएगा, यू ने किया तो यू लिखा जाएगा, वी ने किया तो वी लिखा अस लिखा जाएगा। इस तरह से आपको हमेशा याद रखिएगा, एक्शन जो करेगा रिस्पॉन्सिबल वही होगा। ये नहीं कि पता लगा ही ने कोई काम नहीं किया, तुमने वहां मी लिख दिया तो सब गलत हो जाएगा तुम्हारा। इस व्याकरण में ही चीज ध्यान रखना, जो एक्शन करेगा, जो गलती करेगा, कार्य करेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहेगी सब। ठीक भैया? अच्छा, इसके एग्जाम्पल में भी समझा जाए। अभी देखो तुम्हें पता चलेगा मुझे के लिए कैसे मी आ जाता है। एक वाक्य यहां लिखता हूं, जैसे मैं कहूं वह मुझे पढ़ाता है। अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें दो कर्ता का प्रयोग हुआ, एक वह और एक मुझे। ठीक भैया? और आपको जानना है कि इसमें वह अपने किस केस में आएगा और मुझे अपने किस केस में आएगा। ठीक है? अब ऐसी दशा में मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदी के आधार पे आपको चलना नहीं है, हमेशा चेक करना कौन कैसा कार्य कर रहा है। आप जरा देखिए पढ़ाने वाला कार्य किसने किया, तो आपने कहेंगे सर वह ने पढ़ाया है, और हमने आपको बताया जो कार्य करता है वो हमेशा कर्ता वाले रूप में लिखा जाएगा, तो वह के लिए क्या लिखोगे, तब यहां पर ही लिख दोगे। अब मुझे, अब जरा चेक करो, अगर वह पढ़ाने का काम किया तो मुझे ने क्या किया। तो कुछ बच्चे ऑफलाइन में देखता हूं पागल लड़का होता है, कहता सर मुझे पढ़ रहा है। अरे पागल, इसमें जरा देखो, इसमें तो एक ही क्रिया है ना, इसमें तो एक ही क्रिया पढ़ाने वाला, और जब पढ़ाने वाला काम वह ने कर दिया तो कहानी खत्म क्रिया का। अब क्रिया कहां बचा वाक्य में। मुझे देखो चुप मार के बैठा कि नहीं अकेले, क्योंकि मुझे ने अगर कोई काम किया होता तो मुझे के लिए कोई क्रिया वाक्य में आई होती। भाई क्रिया तो, ये पढ़ाना क्रिया किसकी है, वह की है, तो ये तो क्रिया इसका हो गया, तो मुझे ने क्या किया, ये कुछ काम किया होता तो इसकी क्रिया वाक्य में होती। इसने कोई काम नहीं किया, चुप मार के देखो क्या कर रहा, बैठा है, चुप मार के मुझे यहां बैठा है। बल्कि आप पूरा वाक्य पढ़ के देखिए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे उल्टा इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है कि मुझे पढ़ाया जाता है। आप देखिए इसके ऊपर कार्य हो रहा है कि इसको पढ़ाया जा रहा है, और मैंने यही कहा कि जब कोई कर्ता वाक्य में आने के बाद ऐसा लगे कार्य नहीं कर रहा है बल्कि उल्टा उसके ऊपर काम किया जा रहा है, तब जो कर्ता गंदी आदत करेगा उसी कर्ता का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो गंदी आदत किसकी थी, यहां मुझे, आई की थी, तो अब यहां मुझे के लिए आप मी का प्रयोग करेंगे तो सही माना जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां मुझे के लिए आई आया और यहां मुझे के लिए मी आया। क्यों? क्योंकि यहां मुझे कार्य कर रहा था, तो जो कार्य करेगा कर्ता वाले रूप में लिखा जाएगा वो, और जो कोई कार्य नहीं करेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो हिंदी यहां मायने नहीं रखता है, यहां कार्य के आधार पर चीजों का प्रयोग किया जाता है। बस में सबको, तो ये चीज भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करिए अच्छे से। हमने सारी इंफॉर्मेशन इसमें डाल दिया है जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए भैया इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे आगे। अब हम लोग का टेंस शुरू हो जाएगा, कल से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत कर चुके होंगे और अनुवाद भी करेंगे। ठीक है, तो अब कल से आपका अनुवाद शुरू हो जाएगा। लेकिन एक को याद कर लीजिएगा, सभी बच्चों को एक वचन करता बहुवचन करता ये तैयार होना चाहिए। अब चूंकि तुम लोग ऑनलाइन में हो, तुमसे बातचीत दूसरा कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी जवाबदेही समझ करके तैयार रखिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खुश रहें, मस्त रहें, बाय।